हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑनलाइन स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स और उसका चैप्टर है 5, चैप्टर 5, अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। और भी हमारे जो MR ऑनलाइन स्टडी यूपी बोर्ड 10th के और बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो देखते हैं समांतर श्रेणी में क्या क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है ना। संख्याओं को व्यवस्थित रूप में लिखा जाए, है ना। जैसे संख्याओं को व्यवस्थित रूप में मैं लिख दिया 1, 2, 3, 4। देखो एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। प्रत्येक जो अंक है वो अपने पहले वाले अंक से एक ज़्यादा है ना। और प्रत्येक अंक अपने पिछले वाले अंक से एक कम है, ये भी हम बोल सकते हैं। जैसा कि एक और श्रेणी हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 3, 9, 7, 1, 11। अब ये देखो इसमें अनियमित है। 3 के बाद 9, 3 से 6 ज़्यादा है 9, 9 से 2 कम है 7। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये पहला वाला जो श्रेणी है उसमें 1, इसमें 1 जोड़े तो 2, 2 में 1 जोड़े तो 3 और 3 में 1 जोड़े तो 4। इसमें सभी का अंतर 1 1 है। और इसमें देखो 3 में 6 जोड़े तो 9 और 9 में 2 घटाए तो 7, 7 में 6 घटाए तो 5। मतलब इसमें अनियमितता है, इस श्रेणी में अनियमितता है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। और ये समांतर श्रेणी है मतलब संख्याओं को व्यवस्थित रूप में लिखने पर उन संख्याओं में एक निश्चित अंतर में हो तो वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं क्या क्या है आपके बुक में दिया गया है। यहाँ पर देखो हम समांतर श्रेणी को AP के रूप में, AP शॉर्ट में क्या AP लिखेंगे, है ना। जब हम AP लिखेंगे उसका मतलब आप समझिए कि AP का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इसका यूज़ हम करेंगे। AP का यूज़ समांतर श्रेणी के लिए हम करेंगे। तो AP का मतलब आप समांतर श्रेणी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब देखो हम आते हैं उदाहरण 1 में। उदाहरण 1 क्या है आपका, AP, है ना। AP मतलब समांतर श्रेणी। AP क्या दिया गया है, 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 और ये अप टू इन्फिनिट के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए। के लिए प्रथम पद A के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D, ये A है ना, A और सर्वांतर D लिखिए। तो इस श्रेणी में ये जो समांतर श्रेणी दिया गया है इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद जिसको हम A से दर्शाते हैं और सर्वांतर जिसको हम D से दर्शाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया गया समांतर श्रेणी तो दिया गया समांतर श्रेणी हमारा क्या है उसको लिख लेते हैं। 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, है ना। और आगे अब देखो हम इसका प्रथम पद A निकालेंगे, है ना।
तो ए इसका प्रथम पद क्या होगा? सबसे पहले तो प्रथम पद है ना, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। ए बराबर क्या होगा? प्रथम पद क्या है? 3/2। देखिए ये 3/2, तो प्रथम पद ए क्या आ जाएगा? 3/2। यही हमारा आंसर है। और क्या पूछा है? प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए। अब देखो सर्वांतर डी, सर्वांतर इसको हम प्रदर्शित करते हैं डी से। तो सर्वांतर डी को ज्ञात कैसे करते हैं? किसी भी श्रेणी में आपको अगर सर्वांतर ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इससे ज्ञात हो जाएगा कि सभी के बीच कितना अंतर है ना। सर्वांतर उसी को बोलेंगे, सभी में अंतर। तो डी बराबर यहाँ पर देखो द्वितीय पद क्या है? 1/2 माइनस प्रथम पद क्या है? 3/2। अब यहाँ पर देखिए डी बराबर, दोनों का हर समान है, मतलब अंश में होगा 1 - 3, 1 - 3। तो यहाँ पर डी मतलब सर्वांतर बराबर 1 - 3। एक प्लस में है, एक माइनस में है, मतलब घटेगा। 3 में 1 घटेगा तो 2, और बड़ी संख्या 3 का चिन्ह माइनस है, इसलिए -2/2। अब देखो यहाँ पर डी -2/2 है। 2 को 2 एक बार में काट देगा, 2 एकम 2, तो ये माइनस है और एक -1। सर्वांतर आया क्या? डी बराबर -1। तो हमको यही दोनों ज्ञात करना था, तो यही दोनों हमारा आंसर है। अब हम चाहें तो आखिरी में लिख सकते हैं अतः दी गई समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना है? -1। और प्रथम पद कितना है? 3/2। प्रथम पद 3/2 है। यही हमारा आंसर है, 3/2 है। यही हमारा फाइनली आंसर है। तो इस प्रकार हम इसे बनाएंगे। तो आप अगर इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम इसके आगे पढ़ते हैं। ये अगर आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर ये समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके बता दें कि आपको समझ आ गया। पहला जो उदाहरण था, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा जो हमारा उदाहरण है उसको हम लोग देखते हैं। उदाहरण 2 क्या है? उदाहरण 2 क्या बोल रहा है? संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से देखते हैं आगे क्या लिखा है। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है? एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। कौन कौन से एपी मतलब समांतर श्रेणी है ना, नहीं है। एपी नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है ना, यदि इनमें से कोई एपी है, यदि इनसे कोई एपी है, मतलब समांतर श्रेणी ना, इनसे कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, तो अगले 2 पद लिखिए। तो अगले 2 पद लिखिए। चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला है 4, 10, 16, 22। 4, 10, 16, 22।
अब देखो इसको हल करते हैं हम। 4, 10, 16, 22 और ये आगे। अब इसको लिख लेते हैं, दिया गया समांतर श्रेणी, दिया गया समांतर श्रेणी। क्या दिया गया समांतर श्रेणी। हम लोग लिख लेते हैं 4, 10, 16, 22। अब इसको ध्यान से देखिए, 4 और 10 के बीच कितना अंतर हुआ, +6 का अंतर हुआ। 4 में 6 जोड़े तो 10 आया। 10 और 16 के बीच देखो, 10 में 6 जोड़ेंगे तब 16 आएगा, तो +6 का अंतर हुआ। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। तो यहाँ पर देखते जाइए 6 का यहाँ पर अंतर है, तो क्या होगा, यहाँ पर सभी में 6 का अंतर है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि श्रेणी का सर्वांतर, देखो सभी में अंतर +6 है, का सर्वांतर 6 है, सर्वांतर या D बोल, सर्वांतर D 6 है ना। अतः क्या पूछा हमको, कौन कौन सा AP है नहीं है, तो अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। हाँ, अब देखो, अब क्या बोला है, ये कौन कौन से AP हैं। यदि इनमें से AP है तो अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो ये तो AP है, समांतर श्रेणी है, तो अगले दो पद कौन कौन से होंगे। देखो सभी में +6 है, तो अगले दो पद है ना, अगले दो पद तो कौन कौन से होंगे। पहला पद, अगले दो पदों में पहला पद कौन सा होगा, 22 + 6 मतलब 28। ये हो गया आंसर। ये भी हमारा आंसर है, बताया ना, समांतर श्रेणी है करके। और उसके बाद दूसरा पद कौन सा होगा, अगला दूसरा पद ना क्या होगा, 28 + 6। तो 28 + 6 यहाँ पर 34 हमारा आंसर हो गया। 28 और 34 अगले दो पद होंगे इसके। ठीक है, अब सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकंड क्या दिया गया है। तो सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया गया है। सेकंड है हमारा 1 - 1 - 3 - 5। सेकंड देखिए 1 - 1 - 1 -1 -3 -5 -3 -5 अप टू। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हल लिख लेते हैं। दिया गया समांतर श्रेणी, दिया गया समांतर श्रेणी, दिया गया समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी, कौन सा दिया गया है, 1 - 1 - 3 - 5। अब देखिए यहाँ पर इनमें सभी के बीच अंतर क्या है, देखिए 1 - 2 करेंगे तो -1, -1 - 2 करेंगे तो -3, -3 - 2 करेंगे तो -5। तो इसमें देखिए सभी में अंतर क्या है, -2 का अंतर है सभी में, मतलब ये समांतर श्रेणी है ना, ये समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि श्रेणी का सर्वांतर, चूँकि श्रेणी का सर्वांतर, श्रेणी का सर्वांतर मतलब D, सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, D -2 है ना। इसलिए यह समांतर श्रेणी है ना, इसलिए यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, कौन कौन से AP है, ये तो बता दिए है AP है। तो AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। यदि इनमें से AP है तो अगले दो पद ज्ञात किए। तो समांतर श्रेणी तो अगले दो पद और ज्ञात करना है। तो -5 अगले दो पद कौन कौन से लिख लेते हैं, अगले दो पद ज्ञात करना है ना, अगले दो पद। पहला क्या होगा, -5 सर्वांतर -2 है, -5 - 2 क्या हो जाएगा,
-7 और दूसरा क्या होगा -7 -7 और ये -2 क्या हो जाएगा -9। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर, पर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप स्वयं कभी भी बना सकते हैं, इसलिए समझने पर फोकस कीजिए। इसे मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट हम देखते हैं 1, 2 और हम यहाँ पर तीसरा देखते हैं इसी का उदाहरण 2 का तीसरा। उदाहरण 2 का तीसरा क्या है देखते हैं। उदाहरण 2 का तीसरा है -2 2 -2 2 -2 हल। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया गया समांतर श्रेणी, दिया गया समांतर श्रेणी, दिया गया समांतर श्रेणी। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया गया समांतर श्रेणी है -2 2 -2 2 -2 है ना। अब देखो यहाँ पर -2 से 2 कब आएगा, जब -2 में हम +4 करेंगे तब तो 2 आएगा ना। और यहाँ पर 2 में -2 कब आएगा, जब 2 में हम -4 करेंगे तब -2 आएगा। -2 में +4 करेंगे तब +2 आएगा। तो ये देखो +4 -4 +4, तो इसमें तो सर्वांतर है ही नहीं, इसमें तो अलग अलग अंतर हैं सबके बीच। इसमें +4 -4 +4 -4 ऐसे चल रहा है। तो ये क्या है, हमारा थर्ड जो दिया गया है वो समांतर श्रेणी नहीं है ना, समांतर श्रेणी नहीं है। तो दिया गया श्रेणी यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से हमको इसको हल करना है, इस प्रकार से हमको इसको बनाना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो चौथा है इसका जो चौथा है उसको हम लोग देखते हैं। तो चौथे में क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी को उतार लेते हैं पहले। चौथे में है यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 इस प्रकार से श्रेणी दिया गया है। पर ये समांतर श्रेणी है कि नहीं देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं एक गलती ये कर दिया कि यहाँ पर दिया गया समांतर श्रेणी लिख दिया, जबकि अभी तो निर्धारित नहीं हुआ, इसलिए दिया गया श्रेणी ही लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये मिस्टेक हो गया, तो इसको आप लोग सुधार लेंगे। यहाँ पर हल लिख लेते हैं, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी क्या दिया गया है, 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 इस प्रकार ये श्रेणी दी गई है। अब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं देखो, यहाँ पर 1 और 1 के बीच 0 का अंतर है, 1 और 1 के बीच 0 का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच +1 है। 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना, +2 है ना। और फिर 2 में 0, इसका भी 0 है डिफरेंस। अब फिर +1 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तब 3 आएगा, फिर 0 फिर 0। यहाँ पर देखो ये अनियमित है, ये 0 0 +1 0 0 +1, मतलब या तो फिर +1 ही रहता या 0 रहता, तब होता समांतर श्रेणी। तो यह तो हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सर्वांतर अलग अलग है, सभी में अंतर अलग अलग है। तो दी गई श्रेणी या दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। यदि आपको समझ आ रहा हो तो लाइक कर दें वीडियो को
और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें और इसके आने वाले सभी वीडियोस भी आपको मिल सके। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप यूपी बोर्ड का ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने नंबर जो है नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1, क्योंकि 2 ही उदाहरण हैं इसमें आपके बुक में। प्रश्नावली 5.1 अब हम देखते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, लिख लेता हूँ यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से निम्नलिखित स्थितियों में से, है ना, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा शैडो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्निक अभी नहीं है कि हम इसको, हमारे पास ज़्यादा लाइट अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। पर कुछ दिनों में हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि सूची एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है ना। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। और क्यों बताना है, जो दिया गया है उसकी संख्याओं का जो श्रेणी बन रहा है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं और क्यों, इसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर पहला जो दिया गया है, इसमें पहले का पहला प्रश्नावली 5.1 का वो है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। 15 रुपये है, ठीक है, 15 रुपये है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। किराया 8 रुपया है, 8 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं समांतर श्रेणी को दर्शाता है कि नहीं। देखो, सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से हम समझते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, है ना, मतलब कैसे किलोमीटर वाइज से चेंज हो रहा है किराया, उसको बताया गया है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, मतलब अगर आप टैक्सी से बैठ कर कहीं सफ़र करना चाहते हो
तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, पहले 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए। और फिर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये, मतलब पहले 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद आप जितना भी जाओगे उसके लिए हर एक किलोमीटर के लिए आपको 8-8 रुपये देते जाना पड़ेगा। जैसे 1 किलोमीटर आप गए तो 15 रुपये दिए, उसके बाद आप 1 किलोमीटर और गए तो 8 रुपया और लगेगा, मतलब 15 में 8 जोड़ोगे 23। फिर आप 1 किलोमीटर आगे गए तो आपको 8 रुपये और देना पड़ेगा, मतलब 23 में 8 जोड़े 31। फिर आप 1 किलोमीटर और आगे गए तो 8 रुपया और लगेगा, मतलब 39। अब देखो यहाँ पर सभी के बीच इसी प्रकार अंतर कितना होते जाएगा, +8, 8 का अंतर होते गया। यहाँ पर देखो +8 का अंतर होते गया, है ना। इसीलिए ये जो है समांतर श्रेणी क्या है ना। तो इस स्थिति में संबद्ध संख्याओं की जो सूची दी गई है ना, उनमें समांतर श्रेणी है। अब कारण हमको बताना है ना, कारण हमको बताना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची, संबद्ध संख्याओं की सूची AP है, मतलब समांतर श्रेणी है, AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कारण बताने बोला है और क्यों, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि प्रथम किलोमीटर, है ना, क्योंकि क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, अर्थात 15 रुपये अर्थात क्या हुआ, प्रथम पद A है, प्रथम पद A बराबर 15 है, प्रथम पद A बराबर 15 और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने पड़ते हैं, के लिए 8 रुपये देने पड़ते हैं। अतः सर्वांतर D बराबर 8 है। अब प्रथम पद भी है, मतलब ये समांतर श्रेणी हो गया, हमने इसका कारण भी बता दिया। तो यदि आप लोग को यह अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, और अगर कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम आगे इसको बताएंगे। यदि आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्नावली 5.1 के पहले का दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यदि आपको कुछ डाउट हो तो भी वहाँ पर लिखिएगा कि आपका जो डाउट है उसका हम आंसर आपको दे सकें। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी बेलन अर्थात सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, है ना, जबकि
वायु निकालने वाला पंप, निकालने वाला पंप, वायु निकालने वाला पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, निकाल देता है, बाहर निकाल देता है ना। अब यहाँ पर देखो ये सर्वांतर श्रेणी है कि नहीं। सबसे पहले हमको हल करने के लिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में हवा उपस्थित है, पर ये चीज़ ध्यान रखो कि इसमें मात्रा नहीं दिया गया है, कितनी मात्रा में हवा उपस्थित है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकालेगा, पर बेलन में हवा कितनी है ये तो हमको बताया ही नहीं। तो हम अगर इसका समांतर श्रेणी बनाना चाहें तो सबसे पहले शुरुआत तो उसी से होगा ना, कितना हवा उपस्थित है, उसके बाद हम 1/4 भाग निकालते जाएंगे। तो इसमें हमको प्रथम पद ही नहीं दिया गया, हमें प्रथम पद ही नहीं दिया गया है, इसलिए इस स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें। इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में, इस स्थिति में अच्छा, और ये भी बात है कि 1/4 भाग बाहर निकलते जाएगा तो उनकी संख्याओं के बीच जो गैप रहेगा वो सेम भी नहीं रहेगा, इसलिए सर्वांतर भी नहीं होगा ना समान प्रथम पद भी नहीं होगा। इस स्थिति में क्या होगा, संबद्ध संख्याओं की सूची, संबद्ध संख्याओं की सूची, संबद्ध संख्याओं की सूची एपी नहीं है, है ना। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों भी बताना है हमको, कारण भी बताना है। क्योंकि इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा नहीं बताई गई है। में उपस्थित हवा की मात्रा नहीं बताई गई है। ठीक है, हवा की मात्रा नहीं बताई गई है, नहीं बताई गई है, अर्थात प्रथम पद है ना, वही तो हमारा प्रथम पद होगा। प्रथम पद हमें नहीं बताया गया, हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, इसलिए ये समांतर श्रेणी या एपी नहीं है, बताया गया है। तो इस प्रकार है। अब आगे देखिए थर्ड हम देखते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि ये आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अन्य वीडियोस भी आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूपी बोर्ड 10th क्लास का जो भी वीडियो है आप वहाँ पर से देख सकते हैं, हमारे चैनल में जितना भी वीडियो है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड देखते हैं, प्रश्नावली 5.1 पहले का तीसरा, पहले का हम तीसरा यहाँ पर देखते हैं। तो लिखते हैं क्या दिया गया है, पहले का तीसरा
तो ये है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, है ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, जबकि प्रथम मीटर मतलब ये सर्वांतर है, देखो प्रथम मीटर यहीं से शुरुआत होगा, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, 150 रुपये है, 150 है, 150 रुपये है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, और बाद में प्रत्येक मीटर, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत लागत 50 रुपये बढ़ती जाती, मतलब यही सर्वांतर है, तो यहीं से ही हमको पता चलेगा 50 रुपये बढ़ती जाएगी, मतलब 50 एक सर्वांतर हो गया ना निश्चित की, जितने मीटर बढ़ाते जाओगे उतना 50 बढ़ते जाएगा, 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो खुद बोल रहा है कि मैं समांतर श्रेणी हूँ करके, प्रश्न खुद बोल रहा है कि मैं समांतर श्रेणी हूँ। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उत्तर वहीं छुपा रहता है। हेल्प यहाँ पर देखो, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। मतलब पहली बार अगर आप कुआं खोदवाते हो तो पहले मीटर जो 1 मीटर खोदेगा सबसे पहले बार, तो उसका आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाएगी। मतलब उसके बाद आप जितना मीटर खुदवाते जाओगे हर एक मीटर में आप 50 रुपये देते जाओगे। जैसे पहले मीटर में आप 150 रुपये दिए, दूसरा 2 मीटर खुदवाना चाहोगे तो 1 मीटर एक्स्ट्रा के लिए और आपको 50 रुपये ऐड करना पड़ेगा, इसमें 50 और देना पड़ेगा। मतलब 150 में 50 और जोड़ोगे 200 हो जाएगा। अगर आपको 3 मीटर खुदवाना है तो 50 रुपये और देना पड़ेगा, है ना। देखो यही तो बोल रहा है 50 रुपये बढ़ती जाएगी, प्रश्न खुद बोल रहा है। तो 200 से कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अगर आपको और 1 मीटर खुदवाना है तो 50 रुपये और लगेगा, तो ये 300 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा 50-50 का अंतर में। तो यहाँ पर देखो ये सर्वांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें प्रथम पद भी दिया गया है 150 और यहाँ पर सभी का सर्वांतर है 50-50-50, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं उत्तर में, अतः दी गई स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी है ना। संख्याओं की सूची AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्योंकि क्या है, यहाँ पर देखो प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। लागत 150 है, रुपये है ना, 150 रुपये है। यही 150 हमारा क्या है, प्रथम पद। अतः प्रथम पद क्या है, 150। अतः प्रथम पद मतलब भी
प्रथम पद मतलब ए से दर्शाते हैं उसको। प्रथम पद ए बराबर 150 है ना। और क्या है इसके बाद क्या दिया गया, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। चूँकि प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं, 50 रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए सर्वांतर 50 है, सर्वांतर 50 है। अब हमारे पास सर्वांतर भी है, प्रथम पद भी है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो ये हम इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं, आगे हम बनाते हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, ताकि हमको प्रेरणा मिलती रहे, आगे भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप ही का चैनल है और आप जिस कक्षा में उसी को ही पढ़ाया जा रहा है। और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसका जो अगला पार्ट आए इसके बाद वो भी आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा क्या, प्रश्नावली 5.1 के पहले का चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर देखो। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले मिश्र धन मतलब A बराबर मूलधन मतलब प्रिंसिपल P प्लस 1/R मतलब रेट दर है ना, बटे 100, और समय मतलब N या T भी लिख सकते हो। तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा, सबसे पहले मिश्र धन जो निकालते हैं उसको निकालते हैं ना। तो उसमें क्या निकलेगा, सबसे पहले 10,000, देखिए 10,000 की राशि बोला ना, 10,000 एक धन, दर क्या बोला है 8% बटे 100। हमको तो एक वर्ष करके लाइन से निकालना है ना इसमें। 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि पर जमा की जाती है। क्या बोला है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 1,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें तो कोई बढ़ने या घटने का कुछ बताया ही नहीं गया है। अगर हमारा जो समांतर श्रेणी होता है उसमें कुछ तो अंतर होता है, या कुछ बोलता कि दर बढ़ रहा है या मिश्र धन की राशि बढ़ रही है या समय बढ़ रहा है या घट रहा है, तभी तो हम समांतर श्रेणी का निर्माण कर पाएंगे ना।
यहाँ पर किसी भी प्रकार का बढ़ने या घटने का उल्लेख किया ही नहीं गया, तो एक ही आंसर निकलेगा इसमें हर बार। ये देखो अगर इसमें निकालता हूँ मैं, तो ये 10,000 है, और ये देखो ये हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 25 है ना, 25 से कम 25 और 2 27/25 गुणित 27/25। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका एक ही आंसर आएगा। देखो 25 चौके 100 और 4 शून्य 0 और फिर 25 से कम 25, 15 बचा, 150, 25 छक्के 150, 16 गुणित 27 गुणित 27, जो भी हमारा इसका वैल्यू आएगा तो एक ही वैल्यू रहेगा, वही वैल्यू बार बार आते जाएगा, तो समांतर श्रेणी थोड़ी होगा, है ना। तो हम पर प्रथम पद तो हमको दे दिया, यही हमारा प्रथम पद है, इसको जो निकालेंगे ना 16 गुणित 27 गुणित 27 वही प्रथम पद होगा, परंतु श्रेणी में सर्वांतर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दी गई स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची में संबद्ध संख्याओं की सूची अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एपी नहीं है ना, समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि इस श्रेणी में किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं होगी। इस श्रेणी में वृद्धि या कमी नहीं होगी, हर बार वही निकलेगा, या कमी नहीं होगी, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा इसका, और इस प्रकार हम बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम सेकंड देखते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रश्नावली 5.1 का सेकंड क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है हमारा, तो इस नंबर पर संपर्क करें 7974349536। इस नंबर को नोट कर लें। इसमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और यूपी बोर्ड 10th की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं इसके माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, है ना। हमको समांतर श्रेणी का 4 पद लिखना है। पहला 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है, और सर्वांतर डी निम्नलिखित है, सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब जो श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर हमको दे दिए गए हैं, उससे हमको श्रेणी के 4 पद बताने हैं। प्रथम 4 पद ना, 4 पद कोई भी नहीं, प्रथम 4 पद। तो पहला देखो, पहले में श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर दिया गया है 10 और सर्वांतर डी बराबर भी 10 दिया गया है। तो देखो इसके प्रथम 4 पद हम कैसे ज्ञात करेंगे। प्रथम 4 पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। तो हल, है ना, क्या होगा, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद
देखो 4 पद क्या होगा, पहला होगा a प्लस डी। अब a क्या है हमारा 10 प्लस d क्या है हमारा 10 मतलब 20। अच्छा सॉरी, ये तो पहला पद बोल रहे हैं ना, तो प्रथम पद तो a बराबर 10 दिया है ना, प्रथम पद a बराबर 10 तो दिया गया है पहले से, तो प्रथम पद तो a वही होगा 10। द्वितीय पद क्या होगा a प्लस डी, मतलब a का मान 10 d का मान 10, 10 प्लस 10 द्वितीय पद 20। तृतीय पद क्या होगा a प्लस 2d, मतलब a का मान क्या है हमारा 10 प्लस 2 और d का मान 10। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना होगा 2 दहम 20 या 10 दूनी 20, 10 टू जा 20। यहाँ पर हो गया 10 प्लस 20 30 इक्वल टू, अब देखो चौथा पद 1 प्लस 3d, तो ये सॉरी a प्लस 3d, तो a का मान है 10 प्लस 3 इंटू डी का मान है, d का मान भी 10 है, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, और 10 प्लस 30 40। तो ये देखो प्रथम 4 पद हमको ज्ञात हो गए 10 20 30 40 है ना, 10 20 30 40। तो ये हमारा, यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं। अतः प्रथम 4 पद 10 20 30 और 40 हैं, 30 और 40 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको निकालना है दोस्तों इसका मान, मतलब हमको सर्वांतर दे दिया गया है और प्रथम पद तो दे ही दिया गया है, उसके बाद हमको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या है, सेकंड हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर देखो a और d का मान इसमें क्या दिया गया है सेकंड में, तो सेकंड में a इक्वल टू दिया गया है -2, a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0 है ना, और d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हल है ना, हमको क्या ज्ञात करना है प्रथम 4 पद। तो देखो यहाँ पर प्रथम 4 पद क्या होगा, पहला क्या है, पहला पद तो खुद दिया गया है -2 है ना, और उसके बाद द्वितीय पद क्या होगा a प्लस डी, मतलब a मतलब -2 प्लस d का मान क्या है 0, -2 प्लस 0 -2, किसी भी में 0 ऐड होता है तो मान तो वही आता है ना, मान चेंज थोड़ी हो जाएगा घटने या बढ़ने से 0 के। अब a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 2d होगा है ना, यहाँ पर पहला पद है 2, दूसरा पद है -2, तीसरा पद a प्लस 2d। यहाँ पर देखते हैं a का मान -2 है प्लस 2, d का मान 0 है ना, तो -2 और 2 और 0 दोनों, 2 और 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, -2 प्लस 0 ये भी -2 है ना। और चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d, मतलब a का मान -2 प्लस 3 और d का मान क्या है यहाँ पर देखो 0, तो बराबर ये भी क्या हुआ -2 और 3 और 0 का गुणा 3 शून्य शून्य हो गए, -2 और 0 -2। तो प्रथम 4 पद चारों ही -2 है, देखो -2 तो अतः यहाँ पर क्या लिख देते हैं प्रथम 4 पद क्या क्या है -2 और -2 है, चारों ही सेम है और -2 है, क्योंकि सर्वांतर 0 जब भी होता है तो समांतर श्रेणी के सभी पद समान होते हैं ना, तो यहाँ पर 0 है इसलिए सभी पद इसका समान है। तो यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 5.1 के दूसरे का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बदल जाएगा और इन सबको हम मिटा देते हैं, बाकी तो वही रहेगा है ना। तो यहाँ पर देखिए चौथा जो है वो क्या है
सॉरी थर्ड है ना, ये तीसरा है, तो तीसरा बनाएंगे। तीसरा है a बराबर 4, प्रथम पद इसमें दिया गया है 4, सर्वांतर d का मान इसमें दिया गया है, सर्वांतर d का मान -3 दिया गया है थर्ड में। अब देखो इसको हम लोग बनाते हैं, तो प्रथम पद तो पहले ही दे दिया गया है बराबर 4, द्वितीय पद क्या होता है a प्लस डी, तो 4 प्लस d का मान -3। अब देखो 4 प्लस और माइनस का गुणा -3 है ना, माइनस और ये 3, 4 - 3 क्या होगा 1, द्वितीय पद 1 हो गया। a प्लस 2d, a का मान 4 प्लस 2, d का मान क्या है -3। अब यहाँ पर देखो 4 प्लस और माइनस का गुणा -2 3 6। अब देखो 4 - 6 प्लस 1 माइनस में, मतलब 6 में 4 घटेगा, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो 2 आएगा। बड़ी संख्या 6 का चिन्ह माइनस, तो -2 है ना। तो अब यहाँ पर देखो a प्लस 3d, चौथा पद 4 प्लस 3 और d का मान -3, तो ये क्या हो गया 4 प्लस और माइनस का गुणा -3 3 9। अब देखो 4 में 9 घटाए 5, सॉरी 9 में 4 घटाए 5, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो -5। यहाँ पर ये हमारा हो गया। 4 पद हमको ज्ञात हो गए, कौन कौन से 4। पहला पद ये देखो अतः प्रथम 4 पद, पहला तो 4, दूसरा है 1, तीसरा है -2 और चौथा है हमारा -5। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा थर्ड का इसका आंसर आएगा। लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसका हम लोग बनाते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या दिया गया है, देखिए सेम है, सब वही है, उसी प्रकार से हमको इसको बनाना है। यदि आपको कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए चौथा है a बराबर प्रथम पद दिया गया है -1 और d बराबर सर्वांतर दिया गया है 1/2। सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर से, और चौथा को अब हम हल कर रहे हैं। तो तीसरा का आंसर है, देखिए ये तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ भी आ जाएगा। ऐसे में सभी कॉमन है। देखो प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद इसका पहला क्या होगा -1, दूसरा क्या है a प्लस डी, तो -1 a का मान और प्लस d का मान क्या है 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 2, ये -1 है, प्लस और माइनस का गुणा -2 एकम 2 और ये प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखो एक माइनस में प्लस में, मतलब 2 में 1 घटेगा, 1 आएगा, बड़ी संख्या का 2 का चिन्ह -1/2। तो दूसरा पद क्या होगा -1/2। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा देखते हैं a प्लस 2d है ना, तीसरा पद a प्लस 2d, तो a का मान तो हमारा -1 है, प्लस 2 इंटू d का मान क्या है 1/2। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 कैंसिल और -1 प्लस 1 बचा, यहाँ पर -1 क्या बचा -1 प्लस 1, एक में एक घट गया, यहाँ पर तो 0 आ गया है ना। अब a प्लस 3d, a का मान है -1 प्लस 3, d का मान क्या है 1/2। अब देखिए यहाँ पर -1 है ना, ये देखो हमेशा अंश के साथ गुणा होता है, तो 3 एकम 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो गया। यहाँ पर देखो इसको 2 प्लस में है और 1 माइनस में है ना, माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 2 और 1 का इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर प्लस 3/2। एक देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पर 3 में -2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1/2। तो ये 4 पद हमको ज्ञात होगा, -1 -1/2 0 और 1/2। तो हम लोग लिख लेते हैं। अतः प्रथम 4 पद कौन कौन से, -1 -1/2 और 0 और चौथा पद क्या है 1/2। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए हम देखते हैं आखिरी प्रश्न आज का, इसके बाद ये हमारा पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 बहुत जल्द ही मैं पार्ट 1 का वीडियो आ जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पर्सनली 5.1 दूसरे का 5वां लास्ट आज का हमारा, तो ये है
ए बराबर दिया गया है -1.25 प्रथम पद -1.25 और डी इक्वल टू दिया गया है -0.25 अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हल। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं प्रथम चार पद ही तो हमको ज्ञात करना है ना, प्रथम चार पद। तो यहाँ पर देखिए प्रथम चार पद, पहला पद ए दिया गया है -1.25 सॉरी द्वितीय पद है ना, पहला पद हो गया। दूसरा पद ए प्लस डी, तो ए का मान क्या है हमारा -1.25 और प्लस डी द्वितीय पद क्या है -0.25। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो -1.25 है और ये प्लस और माइनस के गुणा -0.25। अब देखो हम लोग दशमलव वाले को कैसे घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रख कर 1.25 -0.25 करेंगे तो ये देखिए यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 में 0 घटाया 1 आएगा, तो इसका मान द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d। तो a का मान हमारा क्या है -1.25 प्लस 2, d का मान क्या है -0.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -1.25। इसको मैं मिटा देता हूँ ना, -1.25 और प्लस और माइनस के गुणा क्या होगा माइनस, और ये देखो 2 पंचे 10 का 0 हासिल में 1 आया और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 शून्य पे 0। तो 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा तो 50 आया है। 2 संख्या के बाद दशमलव 1 और 2 यहाँ पर 0.50 आएगा है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ये दोनों ही क्या है माइनस में है हमारा, है ना, दोनों ही हमारा क्या है माइनस में है। तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। ये देखिए एक साथ दोनों को सॉल्व, माइनस में है दोनों, मतलब चिन्ह सेम आएगा माइनस और दोनों जुड़ जाएगा। तो 1.25 और 0.25 को जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए 25 और 25 50, 1 और 0 1 है ना, तो -1.50 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो उसी प्रकार इसका क्या होगा -1, ये दोनों माइनस में मतलब चिन्ह माइनस में आएगा और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 1.25 और 0.50, तो 25 और 50 कितना हो गया 75.1 मतलब 1.75 1.75 बोलेंगे ना इसको पढ़ते समय 5 1.75 आया। चौथा पद देखते हैं, चौथा पद क्या आएगा a प्लस 3d। a का मान क्या है -1.25 प्लस 3d का मान क्या है 0.25 -0.25 है ना। हम देखो यहाँ पर -1.25 और यहाँ पर माइनस 10 और माइनस का गुणा -25 दिए 75, 2 संख्या के बाद दशमलव तो यहाँ पर 0.75। अब देखिए फिर हम ये दोनों माइनस में है मतलब माइनस और दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 1.25 और 0.75 कितना हो गया 25 और 75 100 और डबल 0 हासिल में 1 आया 1 और 1 2, 2.00 मतलब -2 है ना, -2 क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है -2। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ हमको, प्रथम पद -1.25, द्वितीय पद -1.50 और तृतीय पद -1.75 और तृतीय पद -2। तो अतः क्या हुआ हमारा आंसर क्या लिखेंगे, अतः प्रथम चार पद कौन कौन से भाई, प्रथम चार पद हमारा उसको देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं। प्रथम चार पद है -1.25 -1.50 -1.75 और -2 है, ठीक है, और -2 है। तो इस प्रकार हमारा आज का हो गया। तो इसके आगे हम पार्ट 2 बहुत जल्द ही लेकर आएंगे दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो आपको कैसा लगा
आप ज़रूर बताइए। और यहाँ पर अगर आप 10th बोर्ड यूपी का तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, 7974349536 इस नंबर पर संपर्क करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। हमारे अन्य वीडियोस हैं जो इसके पहले और वीडियोस बना चुके हैं हम 10th यूपी बोर्ड के, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बहुत जल्द ही मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।